हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने जीके के टॉपिक चल रहे थे। जीके के टॉपिक में अपने वीर दामोदर सावरकर जी चल रहे थे, जिनके सामान्य परिचय के बारे में अपने डिस्कस किया था। आज उनका थोड़ा सा पीछे का रिपीटेशन कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा आगे इसको टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो चलिए पीछे की बात करते हैं। जो वी सावरकर जी, उनका जन्म 28 मई 1883 को भंगूर गाँव, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? 28 मई 1883 को भंगूर गाँव, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। उनकी शिक्षा पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में, उनके जो गुरु थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। उनके गुरु का क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। प्रभावित किससे थी? मेजनी से। और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भी किसने दी? वी सावरकर जी ने। उनकी विचारधारा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी, मतलब वो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है। और फिर जो उनका आगे का जो एक्शन था, सावरकर ने 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु की शोक सभा चल रही थी, उसका इन्होंने विरोध किया। और इससे गुलामी का इसका मृत्यु शोक सभा का विरोध किया। और 1903 में एडवर्ड जो सप्तम थे, उनका राज्य अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था, तो इसको गुलामी का उत्सव या देश जाति के प्रति विद्रोह का, मतलब पूछ ले कि भाई गुलामी का उत्सव या देश जाति के प्रति विद्रोह किससे का? तो एडवर्ड सप्तम थे, इनका जो राज्य अभिषेक उत्सव था उसको इन्होंने कहा। फिर देखिए, इन्होंने 1899 ईस्वी में नासिक में गणपति महोत्सव के मनाने के संबंध में ये इस संस्था का गठन किया। भाई, जब गणपति महोत्सव बनाया जा रहा था तो उस समय 1899 में नासिक में मित्र मेला संस्था की स्थापना की। फिर इस मित्र मेला संस्था का नाम इन्होंने परिवर्तित कर दिया। करके क्या रख दिया? अभिनव भारत। का परिवर्तित किया? 1904 में। ठीक है। मित्र मेला ये किसकी द्वारा स्थापित थी? वी सावरकर जी द्वारा। नाम बदल के क्या रखा गया? अभिनव भारत। और इसका उद्देश्य क्या था? भाई, जो भारत के जो युवा हैं उनको मतलब इसके प्रति जागृत करना कि यहाँ पर जो विदेशी सत्ता स्थापित है ये अपने लिए फायदेमंद नहीं, यानी भारत को जो विदेशी सत्ता उसे स्वतंत्र करवाना था। और ये क्रांतिकारियों को लाठी चलाना, तलवार चलाना, शस्त्रों का प्रशिक्षण देना, ये सभी कार्य इसमें किए जाते थे। सावरकर ने लंदन से शस्त्र भारत भिजवाए थे। और ये जब लंदन गए तो वहाँ से उन्होंने क्या किया? शस्त्र भिजवाए। वे शस्त्र चलाना सीख रहे थे यहाँ के युवा वगैरह, तो ये अपनी संस्था के लिए शस्त्र भिजवाते थे। और पांडुरंग महादेव जो बापटे थे, उन्होंने बम बनाने की कला सीखने हेतु मतलब विदेश भेजा गया। जो पांडुरंग महादेव बापटे थे, उनको बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया। और उन्होंने जो रूसी पुस्तक सी उसमें बम मैन्युअल की जो एक प्रति थी उसको प्राप्त करके उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि रूसी भाषा तो समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो आसानी से समझी जा सके। फिर आगे क्या हुआ कि कर्जन वायली हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 1909 में। पूछ ले, कर्जन वायली हत्याकांड कब हुआ? 1909 में। और इसकी जो कर्जन वायली था, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मदन लाल धीकरा। ठीक है। वायली की हत्या किसने की? मदन लाल धीकरा। और देखिए, एक आएगी अपने वो जैक्सन की हत्या किसने की थी? अनंत लक्ष्मण। तो अब इसमें जो वायली हत्याकांड था, इसमें मदन लाल धीकरा ने किसकी हत्या कर दी थी? कर्जन वायली की। और ये क्या थे? कर्जन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी एडीसी थे। और वायली की जो शोक सभा चल रही थी उसमें मदन लाल धीकरा के निंदा प्रस्ताव का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। फिर देखिए आगे चल रहा है। आगे नेक्स्ट जो आया हुआ है नासिक षड्यंत्र केस, दिसंबर 1909 में। इसके तहत ही इनको सजा वगैरह हुई थी, इनको गिरफ्तार किया गया था। नासिक की जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की, तो भाई जैसे जैक्सन की हत्या हुई तो हत्या तो किसने की थी? अनंत लक्ष्मण ने। लेकिन अनंत लक्ष्मण ने जो पिस्तौल काम में ली थी ना, वो ये था कि इनका ये मानना था कि ये जो पिस्तौल है वो वी सावरकर के द्वारा भेजी गई, उन्होंने ये मतलब हथियार भेजा है और जैक्सन को मारने के लिए। तो उसमें क्या ब्राउनिंग पिस्तौल काम में ली गई थी। तो वी सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चला, तो इनको भी इसमें क्या शामिल कर लिया गया कि आपने भेजी थी, आपके कारण इनकी हत्या हुई है। तो फिर इनको भी कहा कि आप भी इसमें शामिल थे। तो वी सावरकर को फिर मतलब इन पे केस चलाया और केस चला के इनको लंदन से गिरफ्तार करके भारत ले आए, मतलब वहाँ से लंदन से भारत ले आए सज़ा देने के लिए। इतने खतरनाक थे, देख लो अंग्रेज। ठीक है। और फिर देखिए, ये तो अपने पढ़ लिया था, अपना पहला वीडियो था। आज अपना नेक्स्ट है आगे का, क्योंकि थोड़ा रिवीजन करना ज़रूरी होता है। डाटा है याद नहीं रहते, बार बार रिवाइज करते हैं तो याद रहते हैं। तो सावरकर को जैसे ही लंदन से गिरफ्तार करके ला रहे थे तो बीच में देखो एक वाक्य हुआ, एक घटना में क्या हुई कि सावरकर को लंदन से भारत कौन से जहाज से लाया गया? तो एस मौर्य, यानी एस मौर्य जहाज था, उससे भारत लाया गया। मतलब जो लंदन था वहाँ से भारत लाने के लिए इन्होंने कौन सा जहाज काम में लिया? तो एस मौर्य जहाज से ये भारत लेके आ रहे थे वी सावरकर को। 1910 को भारत लाया जा रहा था, 1910 में उनको लेके आ रहे थे, बट ये समुद्र से कूद कर भाग गए। मतलब ये
समुद्र से क्या है मौका देखकर और समुद्र से कूदकर भागे, लेकिन फिर क्या है कि इनको वापस भी पकड़ लिया था। 1911 को गिरफ्तार कर अंडमान की सेलुलर फिर इनको वापस से गिरफ्तार कर लिया था। शायद ये फ्रांस की सीमा में पहुंच गए थे। वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने वापस इनको अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, तो इनको वापस 1911 में गिरफ्तार करके और अंडमान की जो सेलुलर जेल थी जिसको काला पानी की सज़ा कहते हैं, पर वहाँ इनको काफ़ी टाइम रहना पड़ा था। मतलब वहाँ इनकी स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, इनको काफ़ी शारीरिक यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी, तो मानसिक शारीरिक। तो अंडमान की सेलुलर जेल यानी काला पानी की सज़ा इनको मिली। फिर देखो यहाँ से 1911 के बाद कहते हैं कि 1924 को सेलुलर से रिहा करके, मतलब 1924 11 में इनको रखा, 24 में जाके इनको रिहा तो किया गया, लेकिन रत्नगिरी महाराष्ट्र में नज़रबंद रखा। तो इनको रिहा तो कर दिया वैसे, लेकिन रिहा भी ऐसे नहीं किया इन्होंने, बहुत याचिका वगैरह लगाई थी, बार बार याचिकाएं लगाई थी, तब जाकर थोड़ा ये कहा था कि भाई मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लूँगा। इन सब पे इनको क्या किया गया था, रिहा तो कर दिया, लेकिन इनको नज़रबंद किया गया कि आप मतलब अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लोगे, कोई ऐसे इस प्रकार का भाषण वगैरह नहीं दोगे, ठीक है। तो रत्नगिरी में महाराष्ट्र में इनको क्या किया, नज़रबंद। फिर जेल से इनको रिहा कर दिया था 1937 में। फिर लंदन ये कब गए थे, 1906 को, मतलब ये पहले की बात बता रहा है, जैसे अपन 1903 वाली वो घटना पड़ रही है उसके बाद बीच में 1909 की, तो 1906 में गए थे लंदन। 1910 में इनको वापस ले आए थे, वकालत करने के लिए गए थे। इंडिया हाउस कहाँ पर था, लंदन में था, ठीक है। तो ये 1905-06 की उनकी 3 की उनकी बातें चल रही हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, यानी अपन इससे पहले की बातें पढ़ रहे हैं। तो देखिए 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित वीडी सावरकर इसके सदस्य बन गए। 1905 में लंदन में क्या थी, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी। तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण द्वारा तो ये स्थापित की गई और वीडी सावरकर के क्या हो गए, सदस्य बन गए। 1907 में सदस्यों ने 18 स्थान की क्रांति की स्वर्ण जयंती अर्ध शताब्दी मनाई, यानी कि 1907 में इन्होंने क्या किया कि जो इसकी शताब्दी थी, स्वर्ण जयंती, ठीक है, 18 स्थान की स्वर्ण जयंती थी, यानी अर्ध शताब्दी इन्होंने मनाई बाबर 1907 में, ठीक है, इसके सदस्यों ने। फिर देखिए आगे इन्होंने एक बुक लिखी थी 1857 की जो क्रांति थी, उस पर इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी थी। ये जो बुक है इसके बारे में बार बार पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आता है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब एक ये मान लो कि ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो इनकी जो पुस्तक थी वो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 या 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ग्रंथ लिखा, और 1909 में ग्रंथ इस पर कब लिखा, 1909 में। इस पर प्रकाशित से पहले प्रतिबंध कर दिया गया था, मतलब इसको प्रकाशित करने से पहले इसको क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि इन्होंने तो कह दिया कि भाई 1857 का जो संग्राम था वो स्वतंत्रता का, लेकिन ये बात अंग्रेजों को कैसे हजम होती, तो उन्होंने क्या किया, इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इसी पुस्तक को अन्य नाम से गुप्त रूप से इसको प्रकाशित किया, इसका नाम चेंज कर दिया। मैटर तो वही था, लेकिन ऊपर का जैसे जो कवर वगैरह या जो शीर्षक वगैरह होते हैं वो चेंज कर दिए। तो यह ग्रंथ गुप्त रूप से पिक विक पेपर या स्काउट पेपर के नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई जैसे 1857 की जो क्रांति थी उस पर जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था उसको प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसके स्थान पे इन्होंने कौन कौन से, मतलब किस किस नाम से प्रकाशित किए थे इस पुस्तक को। तो इसमें आता है पिक विक पेपर और स्काउट्स पेपर्स के नाम से, ठीक है। सावरकर ने देश के विभाजन के कारण कांग्रेस का विरोध किया था। देश का जैसे विभाजन हो रहा था तो इस टाइम इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का विरोध किया, क्योंकि विभाजन होना कोई अच्छी बात नहीं थी। तो कांग्रेस की विरोधी थे, ये क्या थे, कांग्रेस के विरोधी थे, ये कांग्रेस को अच्छा नहीं मानते थे, कांग्रेस को ये विभाजन का कारण मानते थे, तो कांग्रेस की ये क्या थे, विरोधी थे। और फिर सावरकर ने क्या किया, जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका भी इन्होंने विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और कहा कि इसका नाम भारत छोड़ो सेना रखो, मतलब भारत छोड़ो सेना रखो, कि भारत तो छोड़ दो और सेना रख लो। ये इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की जगह काम में लिया। तो पूछ रहे सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में इसका नाम बदलकर क्या रखा, तो भारत छोड़ो सेना। फिर आगे आता है कि जो अपना पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम क्या, किस पर रखा गया, वीर सावरकर हवाई अड्डा, यानी कि इनके नाम पे रखा गया। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे है, वीर सावरकर हवाई अड्डे पे, ठीक है। और 1937 को जेल में छूटने के बाद 1937 से जैसे ये जेल से छूटे तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर कार्य किया, मतलब हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर इन्होंने कार्य किया। 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और 1937 में ये क्या बन गए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। और फिर 1937 में ये हो गया कि भाई हिंदू सभा के अध्यक्ष बन गए। फिर आता है कि
नोट में देखिए स्पेशल लिखा हुआ है कि वीडी सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की। मतलब इन्होंने फिर जैसे इसके सदस्य अध्यक्ष बने और उसके बाद इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा की भी स्थापना की। बाद में हिंदू सभा में शामिल हो गए। रत्नागिरी हिंदू सभा के पहले हिंदू सभा में शामिल थे, फिर रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की, फिर हिंदू महासभा में शामिल हो गए, इसी में शामिल हो गए। ठीक है। फिर ये सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS को डरपोक संगठन कहा। इन्होंने RSS को क्या कहा? डरपोक संगठन। पूछ ले कि RSS को डरपोक संगठन किसने कहा? वीडी सावरकर ने। या वीडी सावरकर ने किसको डरपोक संगठन कहा? तो RSS को डरपोक संगठन इन्होंने कहा। चलिए आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कुछ आगे डिटेल। वीडी सावरकर बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के सदस्य भी थे। और डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वो किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक जी की, क्योंकि ये तो इनके गुरु थे, तो इसके भी ये क्या थे? सदस्य थे। फिर वीडी सावरकर के प्रमुख ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। तो पहला इनका पूछ लेते हैं निम्न में से वीडी सावरकर का ग्रंथ नहीं है, या वीडी सावरकर का ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें जो पहला आता है हिंदू पद पादशाही। तो हिंदू पद पादशाही 1925 में ये क्या है? लिखा गया था, हिंदू पद पादशाही। फिर आता है कि माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1984। दूसरा इनका कौन सा ग्रंथ है? माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तीसरा इनका ग्रंथ आता है द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये तो अपन देख लिया था वहाँ 1909 में जो लिखा था। फिर इसमें आता है फोर्थ नंबर का इनका ग्रंथ आता है हिंदुत्व 1923 में। 1923 में कौन सा आया था? हिंदुत्व। तो इनके जो ग्रंथ है वो अपने को क्या याद रखने हैं? तो पहला कौन सा है इनका? एक तो अपन ने वहाँ पे पढ़ ही लिया था, 1857 की क्रांति को इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है। तो इसमें देखिए वीडी सावरकर के ग्रंथों को वापस रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला था हिंदू पद पादशाही। ठीक है, हिंदू पद पादशाही। तो हिंदू पद पादशाही इसमें आ जाएगा 1925 में लिखा। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1984। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में। फिर हिंदुत्व आ जाएगा 1923 में। तो ये इनके क्या ग्रंथ है? इन ग्रंथों को थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए इनके बारे में और चर्चा करते हैं। सावरकर हिंदुत्व के विचारों के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए। मतलब ये हिंदुत्व पे ज़्यादा जोर देते थे, इस कारण ये जो इनका विचार था हिंदुत्व का, इसके कारण ये मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। सावरकर हिंदुत्व की बजाय हिंदुत्व को प्राथमिकता देते थे। ये हिंदूवाद की जगह किसको प्राथमिकता देते थे? हिंदुत्व को। आपसे पूछ ले कि वीडी सावरकर हिंदूवाद की बजाय किसको प्राथमिकता देते थे? हिंदुत्व को। सावरकर ने देखिए क्या कहा कि हिंदू चिंतन में मानवीय चिंतन की सर्वोत्तम उपलब्धियों के दर्शन होते हैं। कि हिंदू जो चिंतन है ना, उसमें मानवीय चिंतन की सर्वोत्तम उपलब्धियों के दर्शन होते हैं। हिंदू चिंतन के बारे में कहा है। फिर सावरकर ने कहा कि हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं है। इन्होंने हिंदू का अर्थ बताया, तो हिंदू का क्या अर्थ बताया? केवल धर्म या परंपरा नहीं है। बोले कि हिंदू का अर्थ केवल धर्म या परंपरा नहीं है, बल्कि एक प्रजाति और राष्ट्रीयता है। कि इसका अर्थ इन्होंने किससे लगाया? प्रजाति से और राष्ट्रीयता से। ठीक है। सावरकर के अनुसार राष्ट्रवाद का मूल मंत्र क्या है? हिंदुत्व। यानी राष्ट्रवाद का मूल मंत्र क्या है? हिंदुत्व। राष्ट्रवाद का मूल मंत्र क्या बताया इन्होंने? हिंदुत्व। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, इसका लास्ट है, थोड़ा सा और बचा है। सावरकर ने कहा कि राष्ट्रवाद भारत के विशाल जनसंख्या के मन व अंतरात्मा में बसता है। यानी कि राष्ट्रवाद क्या है? कि भारत के विशाल जनसंख्या के मन और अंतरात्मा में बसता है। इन कोटेशन है इनकी हिंदुत्व पे, सारी राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व पे। फिर सावरकर जी ने कहा कि हमारे देश में करोड़ों सिख, जैन, लिंगायत सॉरी एक मिनट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए सावरकर जी ने आगे क्या कहा है? सावरकर कहते हैं कि हमारे देश में करोड़ों सिख, जैन, लिंगायत, भिन्न भिन्न समाजों के अन्य लोगों को 10-10 पीढ़ियों के इतिहास को पलटकर देखें तो पता चलेगा उनकी धमनियों में भी हिंदुओं यानी कि जो धमनियाँ हैं उनका जो खून और उसमें भी हिंदू का रक्त बह रहा है। उनकी धमनियों में किसका रक्त बह रहा है? हिंदुओं का। सावरकर ने लोगों को शिवाजी के आदर्शों का अनुसरण करने की सलाह दी कि सभी को जो शिवाजी हैं उनके आदर्शों का क्या करना चाहिए? अनुसरण। तो ये आज का अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट, और शॉर्ट में तैयार किया हुआ है, आप इसको नोट्स रूप में तैयार कर लेना। और इजी टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।